प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे को देखते हुए दशाश्वमेध घाट और गदौलिया चौराहे पर ठेला पटरी दुकानदारों को बड़ी राहत मिली। जहां पहले अतिक्रमण हटाओ अभियान के चलते दुकानदारों को हटाया जा रहा था, वहीं अब प्रशासन ने 5 दुकानों को सड़क मार्ग और बैरिकेडिंग के भीतर लगाने की अनुमति दे दी है। दुकानदारों ने जिला प्रशासन, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि हमारी रोजी रोटी को समझते हुए जो जगह दी गई है उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। साथ ही सहमति बनी है कि जब भी वीआईपी मूवमेंट होगा तो वे खुद अपनी दुकानें हटा लेंगे। गदौलिया से दशाश्वमेध घाट तक करीब 200 दुकानें हैं जिन्हें अब राहत की सांस मिली है। अपना नाम परिचय बता दीजिए। मेरा नाम शीला देवी, दशाश्वमेध फेरी पट्टी ठेला व्यवसाय समिति की सचिव हूँ। किस तरह का सरकार को धन्यवाद देती थी कि मैं अपने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और साथ में मेरे मेयर साहब अशोक तिवारी और विधायक नीलकंठ तिवारी जी का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हम गरीबों का ठेला पटरी पर उन्होंने ध्यान दिया, हम लोग की जीविका का उन्होंने ध्यान दिया। और मैं अपने प्रशासन का भी सहयोग के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि जो बीच का रास्ता निकलेगा, जो प्रशासन तय करेगा, उस पर हम लोग फॉलो करेंगे। तो देखा जाए तो आज से पटरी लगना चालू हो गया है, तो क्या आप पुलिस का सहयोग करेंगे हमेशा? जैसे हाँ, बिल्कुल। कोई वीआईपी मूवमेंट रहेगा तो हम लोग हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं और कोई वीआईपी मूवमेंट रहेगा तो हटाने बढ़ाने का भी काम करेंगे। तो योगी जी को, प्रशासन को यहाँ का धन्यवाद। हाँ, हमारे योगी और प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। इससे कितने लोग जुड़े थे? इससे कम से कम हज़ारों पेट, 2000 पेट चलता है। इस पटरी पे कम से कम 200 दुकानें लगती हैं और हमारे सबका ध्यान रखते हुए हम आगे प्रधानमंत्री जी का 2 तारीख का आगमन है, उसमें भी हम लोग झंडा बैनर लेके उनका धन्यवाद सहयोग करेंगे। आजमगढ़ के अतरौलिया में स्थित अमर शहीद राजा जयलाल सिंह संयुक्त जिला चिकित्सालय अब प्राइवेट अस्पतालों जैसी सुविधाएं दे रहा है। पहले जहाँ लोग सरकारी अस्पतालों में जाने से हिचकते थे, अब वहाँ इलाज के लिए भीड़ लगी रहती। इस अस्पताल में न सिर्फ आजमगढ़ बल्कि आसपास के जिलों से भी मरीज आ रहे। डॉक्टरों की मेहनत और बेहद प्रबंधन की वजह से अस्पताल अब उदाहरण बन गया है। यहाँ जनरल सर्जरी, महिला रोग से जुड़ी सर्जरी समेत लगभग सभी जरूरी इलाज की सुविधाएं उपलब्ध है। पहले महिला डॉक्टर नहीं थी, लेकिन सीएमएस डॉक्टर SK ध्रुव के पास से अब 4 महिला डॉक्टर तैनात हो चुकी है। अस्पताल में 216 प्रकार की दवाएं, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और खून की अधिकतर जांच की सुविधा, यहाँ तक कि मरीजों के लिए शौचालय की व्यवस्था सुधरी गई है। मरीज भी अस्पताल की सेवाओं से संतुष्ट हैं। मैं डॉक्टर SK ध्रुव, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, 100 बेड चिकित्सालय अतरौलिया आजमगढ़। अच्छा, आज हम लोग पड़ताल किए हैं, अस्पताल में तमाम व्यवस्थाएं देखने को मिली हैं। वैसे क्या जानकारी देना चाहेंगे? क्या क्योंकि आए दिन लोगों की शिकायत रहती है कि स्टाफ की कमी है मेडिकल में, तो यहाँ अस्पताल में कितने स्टाफ हैं और कौन कौन से डॉक्टर्स हैं, क्या कौन कौन से विशेषज्ञ हैं? जहाँ तक अस्पताल में चिकित्सकों की कमी से हम लगातार जूझ रहे हूँ। जब से मैंने यहाँ कारोबार किया तब से मैं लगातार मेरे स्त्री रोग विशेषज्ञ और लेडी डॉक्टर की और पैथोलॉजिस्ट की कमी हमारे और रेडियोलॉजिस्ट की कमी हमारे यहाँ बहुत हो रही थी। तो मैंने मुख्यालय को बार पत्राचार किया। पत्राचार करने के बाद में हमारे पास रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती हुई और हमारे उच्च अधिकारी महोदय द्वारा भी औचक निरीक्षण में बात आई तो मैंने उनको बताया मेरी ये समस्या है कि मेरे पास डॉक्टरों की कमी है और विशेष तौर से महिला चिकित्सालय पे चिकित्सकों की कमी थी। उच्च चिकित्सकों की कमी को पूरा करते हुए मेरे पास डॉक्टर इंदु यादव, डॉक्टर धवल कुमार, सलाउद्दीन, इन 3 चिकित्सकों की संविदा चिकित्सकों की नियुक्ति की जा चुकी है और नई गाइडलाइन के अनुसार इनको 2 साल का इनका कार्यकाल होगा। इनको नियमित चिकित्सक के बराबर वेतन भत्ते सब दिए जाएंगे। इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा और इनको 2 वर्ष के कार्यकाल 1 साल की सेवाएं कर लेंगे संतोषजनक, तो इनको इंक्रीमेंट भी दिया जाएगा और नियमित चिकित्सकों के बराबर उनका अपना अधिकार होगा ताकि हमारे डॉक्टरों की कमी को शासन के संज्ञान में आया, इस कमी को पूरा किया जा सके। तो हमको इतने चिकित्सक दिए हैं और कुछ डॉक्टर जैसे पैथोलॉजी में डॉक्टर अकील अहमद, सलाउद्दीन और धवल कुमार ने अभी तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया। संभवतः वो जल्दी 2-4 दिन में कार्यभार ग्रहण कर लेंगे। उनके कार्यभार ग्रहण करने का हमें लगभग 1 सप्ताह का समय दिया गया, आ जाएंगे, नहीं तो हमें पैनल से और भी चिकित्सक मिल जाएंगे। दूसरी मेरी समस्या है जीवन रक्षक दवाएं मेरे पास सब हैं। 208 ईडीएल सूची की दवाएं हैं। कुछ ईडीएल सूची में हमारे पास दवाएं बढ़ गई तो लगभग 216 के आसपास मेरे पास दवाइयाँ हैं। और जहाँ तक फिजिशियन का हमारे पास मेल चिकित्सालय का प्रश्न रहा था, मेल
पुरुष चिकित्सालय में मेरे पास 4 फिजिशियन है। एक कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश गुलाटी हैं, उनसे बाद इमरजेंसी का प्रभारी का भी कार्य देखा जा रहा। इसके अलावा भी मेरे पास डॉक्टर राजन वर्मा, डॉक्टर शाहिद जमाल और डॉक्टर दिनेश भट्ट चेस्ट फिजिशियन है, वो चेस्ट फिजिशियन का कार्य देख रहे हैं। और डॉक्टर मुकेश गुप्ता मेरे पास सर्जन है, वो जनरल सर्जन का कार्य देख रहे हैं। और डॉक्टर राजन वर्मा आई सर्जन है, डॉक्टर हेमंत ENT सर्जन का कार्य देख रहे हैं। इनमें चिकित्सक मेरे पास नियमित चिकित्सक है, अपने नियमित OPD सेवा दे रहे हैं। अब प्रतिदिन मैं मुख्यालय को डेली रिपोर्टिंग करता हूँ। मेरे लगभग प्रतिदिन 8 मेजर सर्जरी, 4 माइनर सर्जरी हो रही है और लगभग 500-600-700 के आसपास मेरी OPD हो रही है। अच्छा, अस्पताल में जैसा कि आपने बताया कि आपके पास चिकित्सक हैं, तो आपके हिसाब से जो आपकी मांग थी उसके हिसाब से पूरे चिकित्सक हो चुके हैं? हाँ, पूरे मेरे पदों के हिसाब से तो पूरे चिकित्सक अभी भी नहीं पूरे हैं। जो मेरे स्वीकृत पद है उसमें भी अभी भी चिकित्सक कम है, अभी लगभग 4-5 चिकित्सकों की अभी भी कमी है। और रही बात चिकित्सालय की सफाई व्यवस्था तो ठीक है, शौचालयों की व्यवस्था में टैंक की सफाई है और शौचालय सही नहीं थे, उनको मैंने नया टैंक व्यवस्था करा के बजट के अभाव में फिर मैंने करा दिया। जब भी बजट की उपलब्धता हुई तो मुख्यालय को मैंने लिख दिया, तो उसकी संबंधित कंपनी को टेंडर निकाल के भुगतान करा दिया गया। और माननीय मंडलित महोदय द्वारा भी बताया गया था डाइट की व्यवस्था, दूध और अंडा हाई प्रोटीन डाइट का व्यवस्था चल रही है। मरीजों को समुचित चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। अच्छा, मरीज जो यहाँ आते हैं, क्या आप उनसे भी मिलते हैं, उन लोगों की राय जानते हैं कि डॉक्टरों के इलाज से वे कितना संतुष्ट हैं, और ये चीज़ें जानने की आप कोशिश करते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं मॉर्निंग 7 बजे से 8 बजे बीच में राउंड करता हूँ, रात को 6 बजे के 7 के बीच में राउंड करता हूँ। फिर राउंड करने में देखता हूँ कि मरीजों की मतलब भर्ती का पीरियड कितना हुआ, कितने घंटे भर्ती रहे, 1 दिन भर्ती रहे, 2 दिन भर्ती, उस बीच में उनकी क्या क्या जाँचें हुई, प्रॉपर उसका मतलब डायग्नोसिस बनी कि नहीं बनी और क्या इलाज दिया जा रहा है वो भी मैं सुपरविजन देख रहा हूँ। और इलाज में क्या दवाई कम है उसकी व्यवस्था में करता हूँ। उसका जीता मेरे पास एक मरीज भर्ती है, उसको डायबिटिक फुट और फाइलेरिया की बीमारी है, उसको मैंने दवाई भी अभी शीघ्र उपलब्ध कराई है। सो अपने संसाधनों द्वारा दवाई उपलब्ध कराई है। और लोगों से क्या कहना चाहेंगे, जनता से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इस समय बरसात है, तमाम तरह की नई नई बीमारियां फैल रही हैं, उन बीमारियों से कैसे बचा जा सके, और जनता को क्या राय देंगे? जनता को राय तो ये दूंगा कि भैया इसमें संक्रमण पीरियड चल रहा है, मतलब डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, ये सब बीमारियों का संक्रमण है। अभी 3 नवंबर दिसंबर तक हम सचेत होकर रहें और वातावरण संबंधित बीमारियां इसमें ज़्यादा होने की संभावना रहती हैं। जनता है पूरे कपड़े मतलब फुल स्लीव के कपड़े पहने, और अगर गर्मी लू में निकल रहा है तो भी कपड़े कैप लगा के मास्क लगा के चलें, क्योंकि इसमें कोरोना के संक्रमण के भी खतरा भी कम नहीं हुआ है, बीमारियों का संक्रमण बढ़ा हुआ है। और हमारे वार्डों में जनता मैं कहूँगा जो रोगी भर्ती है उनके साथ तीमारदारों के साथ में ज़्यादातर एक के साथ में 4-4 मरीज भर्ती रहते हैं, मतलब उनके तीमारदार रहते हैं। तीमारदारों से हमें चिकित्सालय की सफाई व्यवस्था में बड़ी दिक्कत होती है, तो सफाई व्यवस्था में सहयोग करें, मेरे निर्देशों का पालन करें। और जगह जगह पे कैमरे भी लगे हुए हैं, और अगर कोई दिक्कत है तो उनकी मॉनिटरिंग कैमरे द्वारा मैं करता हूँ। और मेरे प्रशासन, मेरे स्टाफ को भरपूर जनता सहयोग करे। कोई समस्या हो तत्काल मुझे बताए, मेरे यहाँ शिकायत की भी है, सुविधा है, उसकी मैं IRS है, शिकायत प्रकोष्ठ भी सब कुछ है। कोई समस्या होते मैं उसका निदान अवश्य करूँगा मेरे अपने संस्थान द्वारा। चंदौली के नियामताबाद शनिवार तड़के गोदना गांव के पास उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब नहर का जर्जर तटबंध टूट गया और करीब 200 एकड़ में फैली फसल जलमग्न हो गई। ग्रामीणों के अनुसार सिंचाई विभाग ने शुक्रवार रात नहर में जरूरत से ज़्यादा पानी छोड़ दिया था, जिससे औद्योगिक क्षेत्र फेज 2 के पास पानी ओवरफ्लो हो गया और कमजोर तटबंध टूट गया। खेतों में खड़ी धान की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। फसल डूबने से नाराज किसानों ने सड़क पर चक्का जाम कर दिया और मुआवजे की मांग की। किसानों का आरोप है कि उन्होंने पहले ही जलस्तर बढ़ने की सूचना दी थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सूचना पर प्रशासन और सिंचाई विभाग की टीम मौके पहुंची और मरम्मत कार्य शुरू करवाया गया। अधिकारियों ने कहा कि सभी पंप बंद कर दिए गए और जल स्तर नियंत्रण करने का प्रयास किया जा रहा है। किसानों ने चेतावनी दी कि अगर मुआवजा नहीं मिला तो वे आंदोलन करेंगे। कारगिल विजय दिवस पर वाराणसी में कांग्रेस जनों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने लौराबीर कैंप कार्यालय पे पुष्प अर्पित किए और फिर
काशी द्वार से जल लेके बाबा विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। हर हर महादेव के जयघोष के साथ सभी ने बाबा का जलाभिषेक किया। अजय राय ने कहा, यह दिन शहीदों के बलिदानों को याद करने और समाज में शांति सद्भाव के लिए काम करने का है। जिला अध्यक्ष राजेश्वर सिंह पटेल ने बताया कि काशी द्वार स्थानीयों के लिए खुलवाने की कांग्रेस मांग अब सरकार से हो चुकी है। इस मौके पर सैकड़ों कांग्रेस जन मौजूद रहे। हम लोग प्रत्येक वर्ष काशीवासी यहाँ पर आते हैं, बाबा का दर्शन करते हैं। जो काशीवासियों के लिए, काशी के लोगों के प्रयास से, उसमें सभी काशीवासियों का प्रयास है, हम सब लोगों का। जो काशी द्वार खुला है सुबह 4 से 5 का और शाम को 4 से 5 का, इसमें हम लोगों ने आज बाबा का दर्शन किया और काशीवासियों को निश्चित तौर से यहाँ बाबा का आशीर्वाद है, बाबा की कृपा है और स्पर्श दर्शन काशीवासियों को निश्चित तौर से आके यहाँ बाबा का आशीर्वाद लें करें। और हम लोगों ने जो प्रारंभ किया है उसको हम लोग आ रहे हैं और प्रत्येक वर्ष हमारे शहर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, हमारे सभी कार्यकर्ता और सभी काशीवासी जो शिव भक्त हैं वो सब आते हैं, बाबा का अभिषेक करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। वाराणसी में श्रद्धा और भक्ति के साथ धर्म स्मराट स्वामी करपात जी महाराज का 118वां अभिभार महोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम रविंद्रपुरी में हुआ, जिसमें देश भर के संत, विद्वान और श्रद्धालु शामिल हुए। मुख्य अतिथि रहे प्रोफेसर बिंदवेश्वरी प्रसाद मिश्र और विशेष अतिथि बने शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती जी। कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्रह्मचारी महेश चैतन्य जी महाराज ने की। स्वामी करपात जी के जीवन, उनके दर्शन और राष्ट्र सेवा पर वक्ताओं ने चर्चा की और उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर विद्वानों की संगोष्ठी आयोजित हुई। धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात जी महाराज जी का 118वां आविर्भाव महोत्सव प्राय हर वर्ष की भांति मनाया जाता है और महाराज जी की जो पुण्य जो कार्य किए उसमें आगम निगम तो प्रधान ही है। गौ हत्या पर भी महाराज जी ने प्राय पूरे भारत के सभी धर्म के संप्रदाय को एक मंच पर एकत्रित किया। जिस प्रकार महाराज जी कहते थे कि कलो संघीय शक्ति, उसी प्रकार अगर सब मिलकर ये कार्य करें तो सरल हो सकता है, परंतु छिन्न भिन्न तरीके से सब का प्राय स्वतंत्रता की और सभी लोग अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार कार्य करते हैं और महाराज जी की जयंती का भी प्रोग्राम अलग अलग जगहों में होता है। तो इसी प्रकार से महाराज जी की जो परंपरा है उसमें महाराज जी ने भी 50 वर्ष की उम्र के बाद में श्री विद्या में प्रवेश किया और भालचंद्र शास्त्री से पुण्याभिषेक हुआ महाराज जी का, जो प्राय उमानंदनाथ थे। तो प्राय इस परंपरा को प्राय अभी वर्तमान समय में बाकी सभी परंपराएं तो प्राय चल रही है, परंतु आगम की परंपरा लुप्त होती जा रही है। हमारे काशी के अंदर भी आगम के विद्वान बहुत कम रह गए, नगण्य स्थिति है। तो प्राय इसीलिए इस विषय को हमने रखा। अगले वर्ष भी इसी विषय को रखा था, दूसरा विषय था अर्थात शक्ति जिज्ञासा, और अब इस बार आगमुक्त शक्ति साधना पक्ष। तो साधना पक्ष समस्त शास्त्रों का, महाराज जी भी कृपाल जी महाराज जी कहा करते थे कि समस्त शास्त्रों के विद्वान एक तराजू में तोला जाए, न्याय का, व्याकरण का, साहित्य का, न्याय का और तुलात्मक दर्शन का और भी समस्त शास्त्रों का जो विद्वान होता है उन सबको उद्भट विद्वानों को एक तराजू में तोला जाए, परंतु साधक को एक तोले में तोला जाए तो साधक और ब्रह्मचारी का पलड़ा भारी रहता है, क्योंकि चरित्रवान हमेशा विजय प्राप्त करता है, चरित्र ही नहीं। तो साधना में तो आगे में स्पष्ट लिखा है चरित्रवान होना चाहिए। समस्त मार्तु शक्ति उसको मार्ती दृष्टि से देखेगा तभी साधना सफल होगी। क्यों कुलानंद कहता है प्राय के जिसका मन जीवा जिसकी जली हुई है, जिसके हाथ प्रतिग्रस्त से जिले हुए हैं, जिसका मन पर स्त्री में आसक्त है, उसको हे देवी सिद्धि कैसे मिलेगी। इसी प्रकार आगम के सिद्धांत बड़े माने अनुशासित है, माने डिसिप्लिन प्रिय है, परंतु आप दूसरे शास्त्रों में जाएंगे तो इतना नहीं लिखा है। आगम तो स्पष्ट करता है। अभी काशी में प्राय ऐसा समय चल रहा था जब सूतक में कथा भी हुई और वर्णाश्रम पर भी बात चलती है, पर उन सब विद्वानों को ये पता ही नहीं कि विष्णु यामल स्पष्ट लिखा है, किसको सूतक नहीं लगता है। ब्रह्मचारी यदि नाम सरे नास्ति सूतकम, ब्रह्मचारी और यदि को केवल सूतक नहीं लगता है, न जन्ना सूतक न मन्ना सूतक। तो इसी प्रकार से प्राय हमारे यहाँ परंपरा चल रही थी, परंतु काशी में विद्वान स्पष्ट रूप से जवाब नहीं देते थे। इसी कारण से वो कथा भी चली और विरोध करने पर भी काशी विद्युत परिषद का उन्होंने मान्य नहीं किया मुरारी बाबू ने। तो प्राय स्पष्ट जवाब देना था उनको। दो ही व्यक्तियों को केवल अधिकार है, सूतक नहीं लगता, या तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है या यति है,
उन्हीं दो को नहीं लगता है। यही बात गरुड़ पुराण में भी लिखी है और भी पुराणों में लिखी है, परंतु विष्णु यामन तो स्पष्ट शब्द से उसका विरोध करता है। दो व्यक्तियों के लिए ही उन्होंने निर्देश दिया है, वो भी वचन भगवान सदाशिव का है, किसी का वचन है नहीं, वो मैंने विष्णु यामन में स्पष्ट लिखा है। इसी प्रकार ये वर्णाश्रम के बारे में भी बातें तो बहुत करते हैं, और प्राय अभी विद्युत परिषद ने ऐसा विषय दिया जिसमें कि वाल्मीकि को बता दिया कि ब्राह्मणोत्तर, व्यास जी को भी ब्राह्मणोत्तर बना दिया, तो ऐसा नहीं है। वो वाल्मीकि है ही नहीं जिसने वाल्मीकि रामायण लिखी, वो तो प्रजेता सोहम दशम पुत्रो कुलोद भव है भव, तो उसमें वह लिखा है कि प्राय वाल्मीकि जी भगवान राम को जब सीता के पास ले जाते हैं तब वो पूर्ण रूप से अपने दोनों हाथ ऊंचा करके स्पष्ट करते हैं कि प्राय मैं प्रचेता का 10वां पुत्र वाल्मीकि हूँ। तो वाल्मीकि ब्राह्मण ही थे जन्मजात से, और ये वाल्मीकि का जो दूसरा विषय चला रहे वो महाभारत में कोई हो गया है, तो उस कारण से उसको उन्होंने सब लोगों ने जोड़ दिया वाल्मीकि के सूत्र थे। अरे वाल्मीकि सूत्र थे ही नहीं, और व्यास भी पराशर की संतान थे। बीज किसका था, इस पर विचार करना चाहिए विद्वानों को। ये विद्युत परिषद बनी हुई है क्या, ये ऐसे ही बनी हुई है क्या, इसका कोई महत्व ही नहीं रहता है। मैंने वो भी उसमें अपने उसी के अंदर अपना लगा रहे हैं, जो मैंने उसी बात को समर्थन कर रहे हैं, और वर्णाश्रम के विरुद्ध ही हुआ, ऐसा क्या है। पराशर को कहते हैं वो, उसको तो हम मानते नहीं। अरे पराशरम शक्तिपुत्र थे, वशिष्ठ जी के पुत्र थे, वो तो मानना पड़ेगा आपको, ब्राह्मण ही थे। उसके बाद सत्यवती से उनका कोई संबंध नहीं था, वो विशेष आत्मा का यहाँ आवन होना था, इस पृथ्वीभूमि का कल्याण करना था, वेद व्यास जी का जन्म होना था, इसीलिए उन्होंने ये प्रक्रिया की होगी, और इसका कोई प्रमाण नहीं है। तो वर्णाश्रम को तो रखना पड़ेगा। वर्णमोचित ही महाराज जी का वचन था, वर्णाश्रम की पूरी रक्षा करनी धर्मकुमार स्वामी जी का वचन था ये, और शास्त्रों का प्रमाण भी है। जिस दिन वर्णाश्रम समाप्त हो जाएगा उस दिन कलयुग पूर्ण रूप से आ जाएगा। अभी कुछ बाकी रह गए, अनेक कुछ लोग रह गए हैं, कुछ महापुरुष रह गए हैं, जिस कारण से सृष्टि चल रही है। तो आगम तो इस सिद्धांत को डिसिप्लिन के साथ जवाब देता है, मैंने ऐसे घुमा के बात नहीं करता, स्पष्ट बोलता है, तो बिल्कुल अधिकार नहीं है दूसरी जाति को। तो महाराज जी मुरारी बापू को इस सूतक काल में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एन उड़प्पा सभागार में माय होम इंडिया के तत्वाधान में कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ पर एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा आंध्र प्रदेश प्रभारी सुनील देवधर मौजूद रहे। विशिष्ट अतिथियों में विधायक सौरभ श्रीवास्तव, कैंट नील पटेल, विधायक सेवापुरी और भाजपा जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई। इसके बाद वक्ताओं ने कारगिल युद्ध के वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने कहा कि यह दिन हमारे शहीदों के बलिदान को याद करने और देश की सुरक्षा के लिए संकल्प लेने का है। सभी ने राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ देश को सुरक्षित रखने का संकल्प लिया और शहीदों को नमन किया। आज से 26 वर्ष पूर्व हमारी वीर सेना ने अपने पराक्रम से पाकिस्तानी सेना के उन जवानों को, जिन्होंने हमारे देश में घुसपैठ की थी, मार गिराया था और हमारे देश से खदेड़ दिया था। आज का दिन उन्हें श्रद्धांजलि देने का दिन है। माई होम इंडिया के तत्वावधान में एक कार्यक्रम यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुआ है, जहाँ हमने अपने वीर बलिदानी सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है और ये संकल्प लिया है कि हमारे जिस देश की सुरक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया, उस देश को आगे भी सुरक्षित और आगे बढ़ाने के लिए हम सभी राष्ट्र प्रथम का भाव अपने मन में रखकर काम करेंगे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय बेचू में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। नाजुक भसीन प्रकरण के बाद अब गैस्ट्रो विभाग में लॉ फैकल्टी के छात्र मिथिलेश गुप्ता के साथ डॉक्टर द्वारा की गई कथित बदसलूकी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। छात्र मिथिलेश समय पर ओपीडी में दिखाने पहुंचे थे, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें चाय पीते हुए देखकर गुस्से में डायरी फेंक दी और कहा, मैं कह दूंगा तो कोई डॉक्टर नहीं देखेगा। घटना के विरोध में छात्रों ने हंगामा कर दिया। उनका आरोप है कि पेट्रोलियर बोर्ड और सुरक्षा गार्डों ने छात्रों को पीटा, जिससे एक छात्र का पैर टूट गया और एक छात्रा के सिर में चोट आई। छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि एक सुरक्षाकर्मी नशे की हालत में था और उसने अभद्र भाषा का प्रयोग किया। छात्रों की मांग है कि संबंधित डॉक्टर लिखित माफी मांगे और सुरक्षा अधिकारी के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो। जब तक कार्रवाई नहीं होती, धरना जारी रहेगा। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय विधि का छात्र हूँ, 3rd ईयर का, और मेरे साथी मेरे क्लासमेट मिथिलेश गुप्ता जी हैं। क्या घटना सर ये हुआ कि हम ये आए सुबह 10 बजे, इनको दिखाना था गेस्टों में। डॉक्टर साहब के आए 10 बजे, क्योंकि क्लास करनी होती है। लॉ फैकल्टी में 9 से 5 क्लास रेगुलर चलती है।
पे चले आए कि सोचे हम थोड़ा पहले दिखा लेंगे तो हम कुछ क्लासेस कर लेंगे अपना। जब यहाँ आए अपना इलाज कराने के लिए, जब इलाज कराने आए तो डॉक्टर साहब के पास गए। डॉक्टर साहब बोले 12 से 1 स्टूडेंट का देखने का टाइम है। तो ठीक है सर। बाहर निकल गया लड़का, फिर 11 बजे गया, सोचा दोबारा एक बार और बोल दूँ, शायद रिक्वेस्ट कर दूँ तो देख लें, फिर नहीं देखे। फिर 12 बजे गया। जब 12 बजे के बाद गए तो डॉक्टर साहब चाय पी रहे थे। तो डॉक्टर साहब से इन्होंने कहा कि सर अब देख लीजिए, अब स्टूडेंट का टाइम हो गया है। कह रहे हैं कि डायरी हाथ में लेके कह रहे हैं कि जाओ, नहीं देखेंगे, चाय पी रहे, मुंह पे फेंक दिए उसके डायरी, और कह रहे हैं कि तुमको पूरे BHU OPD में कोई नहीं देखेगा। ये बात इन्होंने हम लोग को बताई। हम लोग एक सहपाठी होने के नाते 4-6 लोग यहाँ आए। हम लोग बोले, यहाँ के बोले कि आप आके उनको कह दीजिए बाहर आए, माफ़ी मांग लें, क्योंकि सबको जीने का अधिकार है सम्मानपूर्वक, इसको भी जीने का अधिकार है। यहाँ के लाख फैकल्टी का स्टूडेंट है, कोई ऐसे अरा गहरा नहीं व्यक्ति, हर अरे गहरे व्यक्ति या छोटे से काम करने वाले व्यक्ति का भी अधिकार होता है। इसका अधिकार, इसका सम्मान से जीने का अधिकार छीना गया। जब यहाँ ये अपनी बात कहने लगा, हम लोग कह रहे थे तो कुछ सर लोग आए जो यहाँ के सीनियर डॉक्टर हैं, सीनियर कॉपरेट किए। एक व्यक्ति आए, अब उनका नाम मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, उनका फोटो है, सिक्योरिटी ऑफिसर शायद है, ये फोटो देख लीजिए आप लोग। इन्होंने और ये व्यक्ति जो है कि आए तो हम लोग बैठे थे तो कहे डायरी दिखाओ, भड़काने का काम किया। डायरी मांगे, बोले कि डायरी तुम्हारा एक्सपायर है क्या? डायरी मांगे पूरा गुस्सा करके, एक पूरा गुस्से में मांगे। हम लोग डायरी दिए तो डायरी दे के कह रहे हम लोग का एक्सपायर नहीं है। एक्सपायर नहीं तो कह रहे हैं कि तुम लोग हिजड़े हो। हम लोग हाँ गलत साबित करने का प्रयास किया गया। हम लोग को बोला गया हिजड़े हैं, बताइए हम लोग हिजड़े हैं। हम फिर उसके बाद जो है कि हम लोग को लाइट बंद कर दी गई, हम लोग को मारने का प्रयास किया गया। यहाँ जितने गार्ड हैं और उनके इशारे पर जितने लोग 10-15 लोग थे, सारे लोग लाइट बंद करके हम लोग को धकेला गया, मारा गया। मेरे एक साथी हैं, इनके सर में चोट लगा है। एक मेरे दूसरे साथी जिनका पैर फ्रैक्चर हुआ है, इनका देखिए सर, इनका सर देखिए। और एक मेरे दोस्त वो हैं, उनके पैर में भी चोट लगा हुआ है। उनका नाम नहीं बताया जा रहा। सीनियर जो डॉक्टर जिनका आज बैठने का दिन था वो जो नहीं थे, उनके कोई जूनियर थे डॉक्टर बैठे हुए, और हम लोग बस इनसे माफी मांगने के लिए कहे थे। इतना हम लोगों का मांग था, लेकिन मांग को छोड़ करके भड़काने का काम किया। विद्यार्थियों को हिजड़ा बोल करके हम लोग को मारने के लिए वहां से धक्का दे करके वहाँ अपने वार्ड OPD के रूम से यहाँ तक धक्का देकर मारा गया है, और सबको चोट लगा हुआ। सबके साथ लाइट बंद कर दी गई। इसका मांग करते हैं कि उनका जो अफसर है उनको सस्पेंड किया जाए, और सेक्रेटरी ऑफिसर को, और जो डॉक्टर ने ऐसा किया वो आकर लिखित में माफी मांगे, और उनको कैमरे के सामने भी बुलाया जाए और उनका भी उनके सामने लिया जाए, उनका इंटरव्यू, क्योंकि उन्होंने ऐसा क्यों किया, उनको सस्पेंड किया जाए, और जो डॉक्टर है वो आकर के जो है कि माफी मांगे। यहाँ पे आए थे 2-3 अधिकारी आए थे। एक अधिकारी जो उसके हेड है SO सर भी आए थे। SO सर बोले ठीक है हम लोग कॉपरेट कर रहे हैं, आप लोग रुके रहिए। तो हम लोग रुके रहे। SO सर आए, SO सर से पूरा विनम्रता पूर्वक बात हम लोग की। वो लोग अच्छे से बोले कि ठीक है बेटा आप लोग रहिए। हम लोग कोई डिस्प्यूट बीच में कुछ नहीं हुआ, हम लोग शांति से खड़े थे। हम बोले सर हम कल एक व्यक्ति को आप बुला दीजिए। बताया कि किसी स्टूडेंट का पैर टूट गया, कैसे टूटा है? वो धक्का मारे हैं, उसको मार करके ढकेले, दीवार में सर लड़ा दिए। उनका नाम नीतीश सिंह है, रोहन प्रजापति है, जिनके सर में चोट लगा हुआ है। उनका नाम नीतीश सिंह है, जिनका पैर, वो रोहन प्रजापति है, लॉ फैकल्टी के सारे छात्र हैं हमारे। बलिया में 27 जुलाई को होने वाली RO परीक्षा की तैयारियों का DM बंगला प्रसाद सिंह और SP ओमवीर सिंह ने निरीक्षण किया। उन्होंने मुरली मनोहर कॉलेज, सेंट जेवियर स्कूल धरहरा और सुखपुरा इंटर कॉलेज का दौरा किया। परीक्षा केंद्र में CCTV, कंट्रोल रूम, लाइट, पंखा और जनरेटर जैसी सुविधाएं चेक की गई। अधिकारियों ने निर्देश दिया कि सभी CCTV काम कर रहे हो, सीटिंग प्लान तय हो जाए और जनरेटर चालू हालत में हो। हर कक्षा में प्रकाश और पंखा की व्यवस्था भी दुरुस्त होनी चाहिए ताकि परीक्षार्थियों को कोई परेशानी न हो। SSP सोमेन वर्मा के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना लालगंज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस टीम ने 25,000 के इनामी व कुख्यात गौ तस्कर गुड्डू अंसारी निवासी आइलाए थाना चांद कैमूर बिहार को ग्राम बस्तरा के पास से गिरफ्तार किया। अभियुक्त के कब्जे से देसी तमंचा, कारतूस बरामद हुए हैं। उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और आयुध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय भेजा गया। अभियुक्त का आपराधिक इतिहास गुड्डू अंसारी पर गौवध निवारण, गैंगस्टर और 307 IPC समेत कुल 6 मुकदमे पहले से दर्ज हैं। गिरफ्तारी टीम थाना अध्यक्ष संजय कुमार सिंह व थाना लालगंज पुलिस टीम मिर्जापुर पुलिस की यह कार्रवाई अपराध पर लगाम लगाने की दिशा में एक अहम कदम है। आज दिनांक 26/7/2025 को थाना अध्यक्ष लालगंज व उनकी टीम द्वारा थाना लालगंज के गैंगस्टर के अभियोग में
वांछित 25,000 के इनामिया अपराधी गुड्डू अंसारी पुत्र उस्मान अंसारी निवासी अइलाय थाना चांद जनपद कैमूर महुआ बिहार को एक अदद तमंचा मय कारतूस के गिरफ्तार किया गया है। उक्त सातिर अपराधी के विरुद्ध जनपद के विभिन्न थानों में गोकशी, चोरी व गैंगस्टर के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं। अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वाराणसी टेंट व्यवसायिक एसोसिएशन की सत्र 2025 से 27 की नई कार्यकारिणी की घोषणा चुनाव अधिकारियों डॉक्टर मधुर जायसवाल और डॉक्टर रतन लाल गुप्ता द्वारा होटल जीव बोध मंगलम लॉन सिगरा में की गई। सभी पदाधिकारी और कार्यकारिणी सदस्य निर्विरोध चुने गए। प्रमुख पदाधिकारी अध्यक्ष जितेंद्र गुप्ता, महामंत्री मनोज रावत अच्छू, कोषाध्यक्ष अनिल मौर्य, आय व्यय निरीक्षक रोहित पाठक, प्रवक्ता राजेश श्रीवास्तव, जनसंपर्क अधिकारी संजीव लाल मौर्य, उपाध्यक्ष महेंद्र कुमार सिंह, राजेंद्र प्रसाद राजू, संतोष गुप्ता, अविनाश पटेल, विनय कुमार शर्मा, अन्य मंत्री और सदस्य मोहन प्रसाद गुप्ता, जामवत सिंह, ओम प्रकाश पटेल, नूर मोहम्मद, धर्मदास कुकरेजा समेत कुल 24 कार्यकारिणी सदस्य भी निर्विरोध निर्वाचित हुए। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि यूपी टेंट व्यापारी एसोसिएशन के महामंत्री अभिलेश वर्मा ने सभी निर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई दी। विशिष्ट अतिथि प्रदेश संरक्षक महेंद्र जायसवाल ने व्यापारी एकता पर बल दिया। नव निर्वाचित अध्यक्ष जितेंद्र गुप्ता ने टेंट व्यवसाय पर जीएसटी घटाने के लिए प्रयास करने की बात कही। वहीं महामंत्री मनोज रावत ने सदैव व्यवसायियों की सेवा में तत्पर रहने का आश्वासन दिया। संचालन प्रवक्ता राजेश श्रीवास्तव व धन्यवाद ज्ञापन कोषाध्यक्ष अनिल मौर्य ने किया। इस अवसर पर सैकड़ों व्यापारीगण मौजूद रहे। मैं जितेंद्र कुमार गुप्ता, अध्यक्ष वाराणसी टेंट व्यवसायिक एसोसिएशन। शपथ ग्रहण समारोह तो क्या कहेंगे, क्या कुछ? आज शपथ ग्रहण समारोह, आज निर्वाचन का था, निर्विरोध चुना गया हूँ दोबारा अध्यक्ष पद पे, और मेरे साथ हमारे कोषाध्यक्ष अनिल मौर्य जी और मनोज अच्छू महामंत्री पे निर्विरोध चुने गए। एसोसिएशन का क्या कुछ काम रहेगा आने वाले विगत वर्षों में और क्या कुछ प्लान है? हम लोगों का प्लान ये है कि हमारे जो व्यापारियों की बहुत सी समस्या है, जैसे शहर में नो पार्किंग में एंट्री नहीं करने लेते, जो कि ज़रूरी सामान है, जो कि उसके लिए हम लोग प्रयासरत है। टेंट और कैटरिंग पे 18% जीएसटी है, उसे कम कराने के लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं। लगभग 5% पे आ जाए, जिससे सहूलियत कोई कस्टमर इतना टैक्स देना नहीं पड़ता। एक तरफ सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी की शादी में कस्टमर को ही 18% टैक्स देना, जीएसटी नहीं। प्रधानमंत्री के आगमन पे भी कुछ अलग से टेंट व्यवसायियों को काम मिलता है, तो उस पर भी कुछ बातें की गई हैं, क्या कुछ रहा है जी? प्रधानमंत्री के आगमन पे भी जो काम वाराणसी में जो काम होता है, उसका जो टेंडर जो है बनारस से बाहर वाले टेंट वालों ही उठा लेते हैं। तो आपकी क्या मांग है इसको? यहाँ के लोकल वालों को मिले तो पहले से ही हो जाता है। वो बाहर से आएंगे, यहाँ के कुछ वेंडरों से माल उठाते हैं, काम करते हैं। बीमा के लिए भी बात होती है, बीमा को लेकर क्या कुछ है? बीमा के लिए हम लोगों ने इस बार अपने जो 2 साल का हम लोग सदस्यता शुल्क लेते हैं, उसी में हम लोगों ने अपने व्यापारियों का दुर्घटना बीमा 2 साल का 2 लाख का कराया है इस बार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्यावरण संरक्षण पहल एक पेड़ मां के नाम के अंतर्गत वार्ड 33 सुसवाही के पार्षद सुरेश पटेल उर्फ गुड्डू पटेल ने गौतम नगर में 501 पेड़ लगाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में काशी के महापौर अशोक तिवारी, भाजपा जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा, पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह और अन्य पार्षदों ने सहभागिता की। महापौर ने नागरिकों को पौधों की देखरेख की शपथ दिलाई और कहा कि इस अभियान की सफलता स्थानीय लोगों की भागीदारी पर निर्भर है। पार्षद सुरेश पटेल ने बताया कि हर पौधे पर उस घर के मालिक का नाम लिखा जाएगा और सभी पौधों की सुरक्षा के लिए ट्रिगर लगाया जाएगा ताकि छुट्टा पशु नुकसान न पहुंचा सके। ये अभियान मां के सम्मान और पर्यावरण सुधार दोनों का सशक्त संदेश देता है। सुरेश पटेल, पार्षद सुसवाई वार्ड 39 नंबर। आज इस तरह कार्यक्रम कहाँ पे हुआ? आज एक कार्यक्रम जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक पेड़ माँ के नाम से लगाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि जिस हिसाब से टेम्परेचर हमारे देश का बढ़ रहा है, बनारस का बढ़ रहा है, हमारे सुसवाई वार्ड का बढ़ रहा है, उसी के नेतृत्व माननीय महापौर जी के नेतृत्व में पूरे बनारस में ये कार्यक्रम की शुरुआत आज सुसवाई वार्ड के गौतम नगर कॉलोनी से हुआ है, जिसमें माननीय महापौर जी के साथ हमारे जिले के यशस्वी जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा जी
और जो है कि पूर्व विधायक श्री सुरेंद्र नारायण सिंह के साथ कॉलोनी के अध्यक्ष और साथ में हमारे पार्षद भाई विनीत भैया, श्यामभूषण भैया, गोपाल भैया के साथ पूरे पूर्व प्रधान जी हमारे कमलेश भैया और हमारे चाचा जी, सारे लोग पूरे कॉलोनी के अध्यक्ष जी हैं, पूरे कॉलोनी की टीम के साथ हम लोग यहाँ पौधा लगाने का कार्य कर रहे हैं। अच्छा, कुल कितने पौधे लगाए गए हैं, कितने लोगों का? आज हम लोगों का जो यहाँ लक्ष्य था 501 पौधे जिसमें कि लगाए गए हैं। 501 पौधे से शुरुआत आज की गई है और अब इस कॉलोनी में माननीय अध्यक्ष जी से मैं निवेदन करूंगा और इन्होंने कहा भी है कि लगभग 1000 पौधे यहाँ लगाए जाएंगे इस कॉलोनी में। और इसी के इसमें जो है कि हमारे बगल के जवाहर आदर्श इंटर कॉलेज के बच्चे भी सहभागिता में अपना भाग जो है कि लिए हैं और सभी लोगों ने ये प्रण किया कि हम लोग अपने वार्ड को सुंदर और हरियाली युक्त बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। तो क्या हर पार्षदों को कोई टारगेट मिला हुआ है कि इतना पौधा लगवाना है अपने एरिया में? क्या है? जी, माननीय महापौर जी की तरफ से हर पार्षदों को 20,000 पौधे लगाने का लक्ष्य है पूरे बनारस में, जिसमें हम लोगों का वार्ड नवसृजित वार्ड है, जिसमें कि हम लोगों के अभी नया वार्ड बना है तो जमीन ज्यादा, शहरों में थोड़े कम पौधे लगेंगे लेकिन इन वार्डों में ज्यादा पौधे लगे। जैसे हमारे के यहाँ 501 पौधे आज लगे हैं, कम से कम मेरा लक्ष्य 1100 पौधे पूरे वार्ड में लगे। इसी तरीके से हमारे श्यामभूषण भैया हैं, कल उनके क्या हैं, गोपाल जी क्या हैं, कल्लू पहलवान, हर जगह मतलब जो है कि पौधे हम लोग सभी पार्षद मिलकर ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने का काम करेंगे ताकि हम लोग अपनी धरती को ठंडा रख सकें और पर्यावरण की सुरक्षा रक्षा कर सकें। जैसा कि देखा जाता है कि जो है पौधे तो लगा दिए गए, उनका संरक्षण नहीं हो पाता, इसके अभाव में वो पौधे मर जाते हैं। तो क्या कोई व्यवस्था इस बार की गई है कि उनका संरक्षण भी हो? जी, माननीय महापौर जी के नेतृत्व में इस बार हम लोग ने पूरे नगर निगम में सारे पार्षदों ने मिलकर निर्णय लिया है कि जो भी पौधा लगेगा ट्री गार्ड के साथ ही लगेगा और पौधे पे आधे में नगर निगम लिखा जाएगा पट्टी पर और आधे में उस जिनके घर के सामने लगेगा वो पालक के रूप में उनका नाम लिखा जाएगा और उनकी सुरक्षा रक्षा करने की जिम्मेदारी उनके ऊपर रहेगी कि वो पौधे की सुरक्षा करेंगे। और एक टीम भी बनाई जाएगी कमेटी जो कि सारे पौधों का देखभाल करेगी। जितने पौधे वो कुछ दिन बाद उसकी चेकिंग बराबर होती रहेगी को पौधे हमारे सुरक्षित रहे जिससे कि जो हम लोगों का लक्ष्य हो पूरा हो सके। अच्छा, काशी वासियों के लिए कोई संदेश? काशी वासियों के लिए मेरा यही संदेश है कि ये देश हमारा है, ये धरती हमारी है, धरती माँ है और इसको सुंदर रखने का हम ही लोगों का और हरियाली रखने का हम लोगों का कर्तव्य है। तो हम सभी लोग मिलके पौधा लगाएं और अपने पौधा लगाएं और उसको सुरक्षित करें, उसकी देखभाल करें ताकि हमारे देश का, हमारे जिले का टेम्परेचर कम रहे और हम लोग अच्छा जीवन जी सकें। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी महानगर वाराणसी द्वारा संविधान मान स्तंभ स्थापना दिवस का आयोजन पार्टी कार्यालय ललिता भेलुपुर में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व राज्य मंत्री मनोज राय, धूपचंडी और व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल रहे। बैठक में वक्ताओं ने छत्रपति साहू जी महाराज और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान और आरक्षण के क्षेत्र में किए गए ऐतिहासिक कार्यों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का संचालन महानगर महासचिव योगेंद्र यादव और धन्यवाद ज्ञापन मीडिया प्रभारी रामजी यादव ने किया। इस अवसर पर सपा के विभिन्न पदाधिकारी, तीनों विधानसभा के कार्यकर्ता और प्रमुख नेता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। मैं राजू यादव, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी। देखिए, ये बैठक नहीं, यह एक आंदोलन है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा ये पूरे प्रदेश में हर जिले और महानगरों में एक आह्वान था कि ये जो कार्यक्रम है संविधान आरक्षण दिवस के रूप में मनाने का, तो उद्देश्य यही है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार जो आरक्षण को ख़त्म कर रही है, निजीकरण कर रही है, उसके खिलाफ, और जिस तरीके से इस प्रदेश के अंदर, देश के अंदर जो आरक्षण है उसे ख़त्म करने के साथ साथ संविधान को ख़त्म करने का जो है यह सरकार जो बीड़ा ले लिया है, आज उसी के खिलाफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा जो है यह आंदोलन किया जा रहा है। इसमें उद्देश्य है कि गरीबों को जो हक मिल रहा था, बाबा साहब के द्वारा जो संविधान बनाया गया था, बुलडोजर के माध्यम से उसको कुचलने का काम किया जा रहा था। ये चीज़ें हैं जो कि संविधान के द्वारा ही आज इस गरीब को हक और हकूक़ मिलने का काम होता है। उस संविधान के बचाने के लिए आज यह कार्यक्रम किया गया है और इसमें माननीय दिलीप देव माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम किया जा रहा था और इसमें प्रदेश के सारे नेता बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं। वार्ड से लेकर प्रदेश के सारे नेता लोग हिस्सा लिए हैं। समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष दिलीप देव, आज जो कार्यक्रम यहाँ पर इतना भारी भीड़ आप देख रहे हैं, ये
सिर्फ बनारस शहर में नहीं, महानगर में नहीं, पूरे प्रदेश में आज पीडीए के सवाल पर, आरक्षण के सवाल पर आज आरक्षण दिवस है। इसलिए हम लोग मान स्तंभ, संविधान मान स्तंभ की स्थापना कर रहे हैं और उसी संदर्भ में ये कार्यक्रम प्रातः 11 बजे से चल रही है। और सारे वक्ता इस तरह जो आरक्षण समाप्त किया जा रहा है, संविधान की अवहेलना की जा रही है, संविधान को समाप्त करने की कोशिश जारी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महान व्यक्ति द्वारा, अंबेडकर जी का ये संविधान, जिसको हिंदुस्तान में आज़ादी के सिर आज तक सारे लोग मानते आए हैं, मगर ये तानाशाही सरकार, ये हिटलरशाही सरकार उसको आमूलचूल परिवर्तन के चक्कर में पड़ी है, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। ये कार्यक्रम आज इसलिए हो रहा है कि आरक्षण दिवस आज 26 तारीख है, 26 जुलाई। आज के आरक्षण के दिवस के अवसर पर ये मान स्तंभ स्थापना दिवस है। हम मान स्तंभ का स्थापना किए हैं, उसका फोटोग्राफी आप लोग देख रहे होंगे वहाँ पर। वह कार्यक्रम इसलिए हो रहा है कि पीडीए मतलब हम लोग पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, अगड़े के थोड़ा सबको हम लोग जुटा रहे हैं, सबको हम लोग एकत्रित कर रहे हैं, सबको हम लोग मजबूत कर रहे हैं और लामबंद करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आने वाले दिनों में इस भ्रष्ट सरकार, भ्रष्ट हुकूमत को हम लोग हटा सके, इसको समाप्त कर सके। इस सरकार को अगले 2027 में निसंकोच आप बता सकते हैं, सारे लोग मन बना चुके हैं। चुनाव अगर आज हो जाए और चुनाव जब भी होगा 2027 तक जब भी होगा, निश्चित रूप से अगला मुख्यमंत्री इस प्रदेश का माननीय अखिलेश यादव जी होने वाले हैं। उसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि सारे के सारे पिछड़े, सारे के सारे दलित, सारे के सारे आदिवासी, सारे के सारे अल्पसंख्यक और अग्रणी जाति के भी जो पिछड़े हैं, वो सारे लोग इसमें जुड़ गए हैं। और किसी तरह अखिलेश यादव जी को गद्दी पर बैठाकर उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री बनाकर ये सरकार जो भ्रष्ट सरकार है, जो तानाशाह सरकार है, जो सिर्फ अभी हम सवेरे हम ही को कह रही थी, ये उनके विजिलेंस लोग ये मीटिंग कैसा कर, हमको कौन चीज़ का 144 लगा है, धारा 144 लगा है, किस बात के